आदाब। हेलो परवाज में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेलो परवाज में हमेशा बात होती है आपकी सेहत के मुतालिक, और आज का हमारा टॉपिक है एपिलेप्सी यानी मिर्गी, या फिर इसे आप दौरा कह सकते हैं। और आज इस हवाले से हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। वो तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस मिर्गी के हवाले से जो उनके पास आए हैं वो सबसे ज्यादा हैं, और माहिर है ये इस फील्ड के। इनका तारुफ में कराते हुए चलूं, एपीलेप्टोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर जफर शाहनवाज साहब। आपका इस्तकबाल करते हैं अपने खास प्रोग्राम हेलो परवाज में। और जिस तरह से प्रोग्राम की नौयत के बारे में आपको पता है कि इस प्रोग्राम में आप हमारे माहिर डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, अपने सवालात आप पूछ सकते हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। आप अपने घर पर बैठकर और ऑडियो म्यूट करके टीवी की हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर मिलाइए और स्क्रीन पर आपको बता दें कि हमारा जो फ्लैश है नंबर वो फ्लैश कर रहा है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। तो लगातार हमसे जुड़िए। और प्रोग्राम की हम शुरुआत तो कर ही चुके हैं, जिस तरह से हमने अभी तारुफ भी करा दिया है अपने डॉक्टर साहब का। और प्रोग्राम की चलिए बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत कर लेते हैं कि एपिलेप्सी है क्या, दौरा क्या है, आखिर मिर्गी को लेकर जितना स्टिग्मा बना हुआ है ये है क्या। सबसे पहले जफर साहब आपसे यही सवाल कि क्या ये एक आम मर्ज है, ये है क्या? हाँ, अभी ये जो है आम मर्ज हो चुका है। इसका तो जो है एक या दो बार फिट जब आते हैं तब एपिलेप्सी बोलेंगे। एक फिट को एपिलेप्सी हम कैटेगराइज नहीं करते हैं, और इसके कई वजूहात हैं और आम है। आप जैसे अपने सवाल किया, अभी तो आम होते जा रहा है। और कोई एज नहीं है, कोई उम्र नहीं होती है। कई दलीलें एक रोजा बच्चे से लेके 25 साल के बुजुर्गों में किसी में भी हो सकता है कभी भी। और वजूहात भी बहुत है। एक रोजा बच्चे में जो है हो सकता है डिलीवरी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो है उसको बुखार से फिट्स आ सकते हैं। फिर उसके बाद हो सकता है कि कोई दिमागी बुखार भी आ जाए, उसको मेनिंजाइटिस एन्केफेलाइटिस जिसको हम बोलते हैं वो हो सकता है। या फिर रेयरली जो है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो है ऊपर से गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर कुछ उम्र के बाद 10-12 साल के बाद जो है वो जो होती है वो जेनेटिक हेरिडिटरी फॉर्म होती है। जी, यानी ये आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग हम देखते हैं कि टच करना नहीं चाहते हैं, जिन्हें मिर्गी आती है, कहते हैं उन्हें टच नहीं करिए वरना आपको भी हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कम्युनिकेबल नहीं है। ये जो है गलत अकीदा है, ये एक सुपरस्टिशन है, वहम है, गलत बात है। और इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है, किसी भी एज, कौन से भी एज में आ सकती है। ओल्ड एज में भी आती है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन से जो ब्रेन में चेंजेस आते हैं उससे भी फिट्स आते हैं। तो यानी वजूहात ये तमाम हैं जो आप बता रहे हैं। जी जी जी। खास वजूहात अगर मैं जानना चाहूँ आपसे अपने व्यूअर्स के लिए, तो क्या वजह हो सकती है, बड़े कॉजेज क्या हैं इसके? नहीं, सबसे बड़ी कॉज तो जो है जेनेटिक होती है, हेरिडिटरी। दूसरा ये है जैसे बच्चों में है तो ज्यादा जो है डिलीवरी टाइम पर जो भी प्रॉब्लम आता है उसमें जो है ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसके वजह से जो है फिट्स आने शुरू होते हैं। और एक भी इसमें होता है कंजेनिटल डिफेक्ट, पैदाइशी ब्रेन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, माल फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, ब्रेन सही नहीं बनता है, उसका भी एक वजह है। उसके बाद तो मैंने जैसे बताया ये भी फीवर के साथ, बुखार के साथ भी बहुत आम है जी, वो भी हेरिडिटरी होता है। यानी जिन्हें हमेशा बुखार रहती हो तो कभी इम्कान रहते हैं कि इन्हें फिट्स आ सकते हैं? नहीं, हर बच्चे को जिसको बुखार आता है उसको फिट्स नहीं आते हैं। ये सिर्फ एक फैमिली में हेरिडिटरी चलता है, ये भी जेनेटिक है। मतलब मेन कॉज ये है कि ये जेनेटिकली है। जी, ये भी जेनेटिक है। कुछ लोग हमने देखा है कि उनके अंदर मिथ रहती है कि झाड़ फूंक करा लेते हैं या फिर जूता। इस हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं अपने प्रोग्राम में, उन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, कौन साहब? मैं सोहेल। जी सोहेल साहब, आप अपना सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। हेलो। टीवी की आवाज सोहेल साहब आप बंद कर दें, और तमाम अपने नाज़रीन से यही गुजारिश है कि जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी की वॉल्यूम म्यूट करके करें, क्योंकि हमारी आवाज, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है और आपका सवाल हम नहीं सुन पाते। और जब आपका सवाल हम नहीं सुन पाएंगे तो आपको जवाब भी डॉक्टर साहब नहीं दे पाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए उन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो।
शायद राब्ता हमारा मुनक़ते हो गया, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैंने जैसे सवाल किया था डॉक्टर साहब की मिर्गी के ताल्लुक से कई सारे स्टिग्मा भी हैं, हाँ मिथ्स हैं, लोग झाड़ फूक कर आने लगते हैं। कभी कभी ये होता है कि झाग आने लगता है तो जूता सुंघाने की भी रिवायत रही है, रिवायत अगर मैं कहूँ इसको तो गलत नहीं होगा जी? ये बिल्कुल गलत अकीदे हैं, जैसे मैंने बताया सुपरस्टिशन से हाथ में कुंजी दे देना और जो है मुंह में चमचा दे देना या फिर समझे जूते सूंघाना, प्याज सूंघाना, ये सब गलत है। और कई ऐसे ऐसे केस हमने देखा है जहाँ इनको कब्रिस्तान में भी सुलना पड़ता है, सुलाते हैं, मुर्गी काट के उसका खून बॉडी पर डालते हैं और जो है झाड़ों के जो है जो ये होते हैं ट्री के, उसको भी जो है सूंघाते हैं या उनके सूरत पे ऊपर से नीचे तक मारते हैं जी। ये सब जो है गलत अकीदे के सुपरस्टिशन से वहम है, इसका कोई भी एपिलेप्सी से लेना देना नहीं है जी। डॉक्टर साहब एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अपने एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने खास प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब? जी, आप ऑडियो म्यूट करके बात करें, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ पाती है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जब भी हमें कॉल करें तो टीवी की वॉल्यूम जो है बंद करके बस बात करें। जी जी बोलें। हाँ, मुझे ये जानना था कि दौरा किस हालत में ज्यादातर आता है? डॉक्टर साहब वही जो आपने जवाब दिया था, अब शायद उन्होंने देखा होगा अपनी टीवी स्क्रीन पर, दौरा किस हाल में ज्यादा आता है, इनका सवाल है। नहीं, किस हाल यानी मतलब शायद वो हेलो कनेक्ट नहीं हमारे बोलिए साथ जी। किस हाल में मतलब पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब की आप किस सवाल करने का तनाजुर क्या है? दौरा, मेरा मतलब है दौरा किस हालत में आता है? किस हालत में आते हैं, किस वजह से पड़ते हैं? हाँ, वही किस हालत में पड़ते हैं। अच्छा, किस हालत में पड़ते हैं? ये जो है ब्रेन में जो सेल्स होते हैं जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं मेडिकली, इसमें जब हाइपर एक्साइटमेंट होता है तो उससे जो है एक किस्म का जो है एक्शन पोटेंशियल में ब्रेन के न्यूरॉन्स में फर्क आता है, उसके बाद जो है दौरे पड़ते हैं। तो ये ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन की बीमारी है, इसका कोई दूसरे चीज से लेना देना नहीं है। और वो जो है इसको हम सीजर एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो वो कई वजूहात होते हैं जैसे मैंने अभी बताया उसके, तो वो दौरा जो है पड़ने की वजह यही होती है कि न्यूरोनल एक्साइटेशन ज्यादा होता है जी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा और अपने एक कॉलर को और शामिल कर लेते हैं। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा, कहाँ से, क्या परेशानी? अस्सलाम, सलाम बोल रही हूँ लखनऊ से जी। मेरे 1.5 साल के बच्चे को 1.5 साल की उम्र से मेरे बच्चे को फिट आते हैं, वो 3 साल का है और उसकी स्पीच डिले हो गई है, इसके चक्कर में अभी भी अल्फाज नहीं बोल पा रहा है। डॉक्टर साहब जी, ये 1.5 साल की उम्र से इनको बुखार में आते हैं या नहीं? उसको सडनली एकदम से एक मोशन हुआ था और एकदम से उसको हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी, फिर उसका ट्रीटमेंट खैर चल रहा है, एनकोएट लेवल उसको दी जा रही है, बट उसकी स्पीच डिले हो गई है। इसकी वजह से क्या स्पीच डिले होना इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि नहीं है? नहीं, ये अगर बुखार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर इनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बच्चा नॉर्मल है, 3 साल की उम्र है ना? जी। तो वो चलते हैं, बात करते हैं? जी, बात नहीं करते हैं, बाकी माशाल्लाह सारी एक्टिविटीज है, समझते हैं सब कुछ, बात समझते हैं, अल्फाज बोलते हैं, बहुत कोशिश कम करते हैं, यानी कुछ बस लफ्ज बोलते हैं, बस कुछ बहुत एम्फसाइज करने के बोलते हैं, पूरे सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, बल्कि अभी स्टार्ट किया उन्होंने बोलना। अच्छा, चलना वलना कब? चलना चलते हैं, ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, कहने का मतलब ये सिर्फ वो बोलते नहीं है, बोलते नहीं है। ठीक है, वही इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई ब्रेन में डिफेक्ट हो जिसके वजह से आ रहे हो, या जो है कोई आप लोगों के फैमिली में जेनेटिकल एपिलेप्सी का ये होगा, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी उसका रीजन पता चलेगा उससे ठीक हो सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं जी। तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है, आप नियरेस्ट जो डॉक्टर हो, एपिलेप्सी के जो माहिर हो, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। फिलहाल एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, खवातीन को लेकर भी कई परेशानियां आती हैं, जिनको मिर्गी आती है, जिन खवातीन को उनकी शादी के ताल्लुक से बड़ा मसला है ये कि जिसे मिर्गी आती है उसकी शादी नहीं हो पाती है जी। इसका स्टिग्मा बहुत है, हालांकि हमने बड़ी कोशिश भी की है,
اس کے خلاف جو ہے، مگر سوسائٹی میں ہمارے اس کو جو ہے بڑا کافی بری نظر سے دیکھتے ہیں. جب لڑکی کوئی فٹس آتی ہے تو لوگ پھیلا دیتے ہیں اور پروپوزلس نہیں آتے ہیں. اگر پروپوزلس بھی آتے ہیں کوئی بتاتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں. مطلب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتنی بڑی بیماری ہے؟ نہیں، اتنی بڑی بیماری نہیں ہے کہ جس کا اتنا بڑا اتنی بڑی ہوا بنا کے رکھیں. جی. تو یہ تو کچھ ٹریٹمنٹ کے ساتھ یہ اچھی ہو جا سکتی ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی تمام کبھی بھی فٹس نہ آئیں. جی، اور ایک کالر اور جڑ چکے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے اور کیا سوال؟ امجد بول رہا ہوں جی، جبل پور سے. جی امجد بولیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں. یہ بول رہا میں کہ جیسے ہمارے مریض کو ابھی بیڈ میں ان کو آگ لگ گئی تھی، تو ان کو جیسے فٹ نہیں آتی ہے تو ہاتھ پیر رکڑنا اور الٹے سیدھے حرکتیں کرنا اور بکنا. اچھا، یہ کب سے ہو رہا ہے انہیں؟ یہ 15 دن سے. جی، 15 دنوں سے ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آگ لگ گئی تھی جس کے بعد ان کے ہاتھ پیر اکڑ جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں. اچھا، میں نہیں سمجھتا اس کا یہ فٹس ہوں گے. اس کا جو ہے کوئی دوسرا ہی یہ ہوگا، کیونکہ اگر اس وقت جو ہے ان کو برین کو آکسیجن یہ نہیں پہنچا ہے، کچھ حالت ایسی تھی جب فائر یہ ہوئی تھی تو اس سے ہوا ہوگا. مگر پھر بھی ہم 100% یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ فٹس نہیں ہے. اس کی ای جی ہونی چاہیے ضروری، اور اس کے بعد ہم آپ کو 100% بتا سکتے ہیں کہ یہ فٹس ہے، ایپیلیپسی ہے یا کوئی اور چیز ہے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ خواتین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، جی. تو کیسے شعور بیدار کیا جائے معاشرے میں؟ آپ نے کہا کہ ہم نے کام بھی بہت کیا ہے، لیکن لوگ ظاہر سی بات ہے اپنی سوچ نہیں بدل رہے ہیں. بڑی بیماری اس کو مانتے ہیں، کیا مطلب اتنی بڑی بیماری ہے یہ؟ نہیں ہے. اس کو میں یہاں بتانا چاہوں گا، ڈائبٹیز 8 سے بھی زیادہ اس کو بڑی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہے. یہ صحیح دوا اگر یہ لے لیں تو ان کو کبھی زندگی تمام فٹس بھی نہیں آئیں گے، اور یہ بچے دار ہو سکتی ہیں، نارمل کوالٹی لائف جی سکتی ہے. جی، کوئی ایسی بات نہیں. اور پھر جب آتے ہیں تو کوئی ٹائم اور وقت نہیں ہوتا، کبھی بھی آ جاتا ہے. اس لیے لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی اس کو ساتھ میں نہیں لے جائیں گے. تو کیا لگتا ہے کہ ایسے پیشنٹس کو نہیں، مگر جب دوا لیں گے تو بالکل نہیں آئیں گے، کوئی وقت سے میں نہیں آئیں گے. کچھ فٹس ایسے ہیں جو نیند میں آتے ہیں جس کو مگر جو ہے دوا جب آپ لیں گے، صحیح تشخیص ہوگی، صحیح دوا لیں گے، ایک بار بھی زندگی میں انشاءاللہ نہیں آئیں گے. اور ایک اور سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کو فٹس آ رہے ہیں یا ایپیلیپسی ہے تو اس کی شادی کر دی جائے، پھر وہ ختم ہو جائے گی، یعنی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے شادی کے بعد. یہ بھی بڑی غلط بات ہے، کیونکہ جینیٹکلی آپ نے کہا کہ نا کہ یہ بیماری جو ہے نا جینیٹک ہے. ایسے میں جب شادی ہو جائے گی تو پھر یہ کیسے صحیح نہیں؟ بڑھ جائیں گے اس لیے کہ اس کو ریسپانسبلٹیز بڑھ جائیں گے. بالکل. اور وہ اور بھی ٹینشن میں آ جائے گا. جو کما نہیں رہا ہے، جو پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے فٹس کی وجہ سے، ایپیلیپسی کی وجہ سے اسے نوکری نہیں مل رہی ہے، تو پھر وہ تو اور ہی ٹینشن میں آ جائے گا. تو اس میں پرابلمس اور بھی فٹس اس کے بڑھ جائیں گے، کم نہیں ہوں گے. جی، جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ کسی بھی عمر کے لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے. مان لیجیے اگر کسی بچے کو ہے، ہم نے دیکھا بھی اپنے معاشرے میں کہ کسی بچے کو ایپیلیپسی ہوتی ہے تو اسے اسکول نہیں جانے دیتے ہیں، بہت ہی اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ کہیں لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، نظر رکھتے ہیں کہ کسی الٹی سیدھی حرکتیں نہ ہو جائیں. بالکل یہ ڈرتے ہیں. ایک تو دوسرا یہ ہے کہ ہاں آپ جیسے فرمائے کہ جو ہے بتانا جو ہے کہ کسی کو پتا چل جائے گا، ہماری بدنامی ہوگی. اور ویسے نہیں ہوتا. بہت سارے بچوں کا IQ اچھا ہوتا ہے اور وہ پڑھ سکتے ہیں. ان کو یا تو ٹیچر یا پرنسپل کہتے ہیں ڈر کے مارے، وہ بھی ڈرتے ہیں کہ اسکول میں اگر فٹس آ جائیں تو ہماری ریسپانسبلٹی ہو جائے، تو وہ بھی کہتے ہیں نہیں بچے کو گھر میں رکھو. یہ غلط بات ہے. بچے کو جاہل رکھنا نہیں ہے. بچہ برابر پڑھ سکتا ہے، صحیح علاج لیں، برابر پڑھ سکتا ہے، جاب بھی کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. جی، بس یہ کہ علاج آپ بہتر طریقے سے لیں اور صحیح وقت پر علاج لیں. اگر یہ بھی ہے اس میں متھ کی کسی کو ایپیلیپسی ہوتی ہے، دورہ اگر پڑتا ہے تو وہ کسی سامنے والے کو پکڑ لیا تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے. ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اتنے ٹائٹلی وہ پکڑ لیتے ہیں. اس سوال کا میں جواب آپ سے لوں گی، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں فون لائن پر، ان کا رخ کر لیتے ہیں. ہیلو جی. ہیلو، میں انیسا بول رہی ہوں. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، مجھے نا سردی بہت رہتی ہے، چھینکیں بہت آتی ہے، سانس پھولتی ہے میری، چلنے میں بھی، اور مطلب یہ ڈائبٹیز بھی، بلڈ پریشر. نہیں، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے مرگی کے حوالے سے. کیا مرگی کے تعلق سے آپ کو کوئی فٹس کے حوالے سے
एक टॉपिक है हमारा। क्या आपको इस हवाले से कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उस ताल्लुक से आप सवाल कर सकते हैं, जिसे मिर्गी के दौरे कहा जाता है। आज का टॉपिक हमारा यही है जी। आप किसी और दिन हमसे राब्ता कर सकती हैं, और दूसरे कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से, क्या सवाल? मैं जावेद अहमद बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी जावेद साहब। श्रीनगर से बोल रहा हूँ जी। सवाल मेरा हाँ बिल्कुल, मेरा एक फ्रेंड है ना, उसको मिर्गी पड़ता है, बट विद इन द वीक टाइम उसको हफ्ते में एक बार पड़ती है। अच्छा, कब से हो रहा है? फॉर लास्ट 2 years कंटिन्यूअसली। तो अब नाउ ही अशेम्ड, वो अब शर्माता है, लेकिन बीच बीच में हम उसको मेडिकेशन कर लेते हैं, लेकिन टिल डेट लास्ट 2 years ही हैज कंटिन्यूअसली विक्टिम ऑफ दिस डिजीज। So I will request to your doctor, please tell us what is the proper medication for this disease and how we can reduce this. इसको कैसे हम कर सकते हैं कि उसका थोड़ा ना वो रिकवर हो जाए। ठीक है जफर शाह। देखिए, ये पहले तो क्लासिफाई करना पड़ेगा इनकी एपिलेप्सी क्या है। 40 टाइप्स के हैं, 40 किस्में हैं, तो उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा इनको कौन से टाइप की है। हर टाइप की एपिलेप्सी की दवा अलग होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग अक्सर समझते हैं कि हर किस्म के फिट्स की दवा एक होती, नहीं। तो ईईजी है और कई और से ऐसे भी इन्वेस्टिगेशन है, हमारे है, सीटी है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ईईजी, उसमें हमको पता चल जाता है कि कौन से टाइप के एपिलेप्सी है इनको। तो उस हिसाब से अगर हम इनको दवा दें तो इंशाल्लाह फिर कभी एक बार भी इनको नहीं आएगा, अच्छा रिजल्ट होता है, और इनको दवा लेना पड़ेगा जी। तो जफर साहब आपसे कई और सवाल करेंगे, लेकिन अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से, क्या सवाल? गुलबर्गा से। जी, गुलबर्गा से बोल रही हैं। मिर्गी के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकती हैं। हाँ डॉक्टर साहब से, ये सिजरिंग हुआ है मेरे को, तो उस पर खा जाती खाली नहीं। आज का हमारा टॉपिक है एपिलेप्सी, जिसे हम मिर्गी कहते हैं। उस ताल्लुक से अगर कोई दिक्कतें हैं तो आप हमसे पूछ सकती हैं, और जो आपकी परेशानी है इस ताल्लुक से आप हमें अगले दिनों में भी कॉल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये करना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि एक मिर्गी का जो पेशेंट है, एपिलेप्सी का पेशेंट है, वो हर काम कर सकता है जो एक आम इंसान कर सकता है, लेकिन अगर ड्राइविंग के लिहाज से मैं आपसे सवाल करूं तो बड़ा हसास मामला है कि वो ड्राइविंग कर रहे हैं और कभी इस दौरान आ गया उन्हें, तो फिर क्या सलाह देना चाहिए? जी, इसमें क्या कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हम बताते हैं हर पेशेंट को। काउंसलिंग के टाइम पर हम इनको सेफ्टी प्रिकॉशंस बताते हैं, जिसमें से ड्राइविंग भी है, मगर ये परमानेंट नहीं होता। अगर इनको 2 साल फिट्स ना आए आखिरी फिट से और फिर ये इलाज ले रहे हैं तो इसका परमिशन मिल सकता है, ये इंटरनेशनल लॉ है। और इसके अलावा जो है, आप जैसे बता रही थी, पूछ रही थी कि इसके कुछ ऐसे होते हैं, सिर्फ 15-20% जो मेंटली अबनॉर्मल होते हैं, मेंटली जिसको कॉम्प्रोमाइज बोलेंगे हम, जिनके ब्रेन में डिफेक्ट्स हैं काफी सीवियर, तो वो लोग सिर्फ ये है कि सब काम नहीं कर सकते हैं, वरना 70%, 75% ये लोग सब काम कर सकते हैं जब इनकी एपिलेप्सी कंट्रोल में आ जाएगी। जी, तो हम कई ऐसे सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से जो आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी सेहत का हमें फिक्र है और इसीलिए हम ये प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। अपनी नौयत का ये खास प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूंगी कि एपिलेप्सी जिस मरीज को है, ये कितने दिनों में खत्म हो सकता है अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है? तो ये सवाल ऐसा आपका, इसमें क्या है कि तकरीबन समझिए 70 to 80% ऐसे हैं जिसमें जिंदगी तमाम दवा लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं जो चले जाएंगे हमेशा के लिए, फिर लौट के नहीं आएंगे, जैसे बुखार वाले फिट्स हैं वो नहीं आएंगे। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद वो खत्म हो जाते हैं, जैसे हम टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी कहते हैं उसको, मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस होती है, या कोई ट्यूमर है या कहीं कोई कुछ ग्रोथ है, उसको निकाल दिया जाए तो परमानेंट इसका क्योर हो सकता है। ठीक है, और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? सैयद वसीम। जी, वसीम साहब कहाँ से? हैदराबाद से। जी, आपका सवाल आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से, आपको सुन रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। डॉक्टर साहब, सवाल। तो वो 4 साल की उम्र में जो है मेरे साले को जो है बुखार आया था। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। बुखार आया था, उस दौरान में इंजेक्शन दिलाया। वो हाथ पैर को जो है फालिज के ऐसा होगा, उनको जो है फीट्स आते हैं। ये उम्र से अभी 35 साल हो गए उनकी एज है। अच्छा, 4 साल की उम्र से उन्हें आ रही, तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उनका हुआ अब तक? बहुत जगह बताए, बहुत जगह इलाज कराए। जो है एकदम जो है बैठे बैठे फीट्स आ जाते, एकदम जो है बैठे बैठे गिर जाते हैं, सर को मार लग जाता। जी अभी उनकी हमारे वसीम साहब, मुझे लग रहा है कि इनकी तशखीस सही नहीं हुई है, क्योंकि मैं तो कुछ क्रिटिसाइज किसी को नहीं करना चाहता, मगर ये सही इसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए, तब इंशाल्लाह फौरी रुक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसका जो है कोई ये नहीं, पहचानना जरूरी है कौन सा किस्म है, और वो सब डॉक्टर जो है इसकी स्पेशलिटी नहीं रखते हैं, तो वो लोगों के लिए दिक्कत होती है ये चीज। और आजकल दवा एक ही दे देते हैं, या टेग्रेटॉल या एप्टाइन, उससे नहीं कम होता। आप आइए जरूर मेरे पास, और इंशाल्लाह आप देखेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो आपको नतीजा आपके को मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस हवाले से जो आपके रिश्तेदार हैं उनको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एपिलेप्सी। तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हमसे बात करें तो टीवी की ऑडियो म्यूट करके बात करें, और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हमारे नंबर, हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं और एपिलेप्सी के हवाले से सवाल कर सकते हैं। कॉल एक और है इस वक्त, उनको शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से, क्या सवाल? मैं निजामाबाद से कह रहा हूँ जी। हमारे एक दोस्त की भांजी साहिबा को 4 महीने हुआ शादी होके। जी। शादी हुआ और वो लड़की बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा, वो लड़की को फिट्स आ गए, तो वो लड़का छोड़ देने का इरादा कर रहा है। नहीं, इसको बच्चे नहीं होते करते, एकदम गरीब लड़की है वो। जी। इन्हें कब से आ रहे हैं फिट्स? वो फिट्स से पहले आते थे, बीच में बंद हो गए। अच्छा। तो उसके वालिद मोहतरम भी बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या उस लड़की का इलाज होता तो कुछ पैसे दे के वो लोग लड़की के ऊपर दबाव डाल रहे, प्रेशर डाल रहे, तुम खुला ले लो, हम तुमको 1 लाख देते, 80,000 देते, ऐसा डरा रहे, धमका रहे। तो मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई जो खैर हो सकता है लड़की के हक में, वो मुझे मशवरा दीजिए। जी मैं समझ गया, ये तो आप कह रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मगर बच्चे नहीं हो रहे हैं इनको, बच्चे तो ये किस्म के है ना? जी हाँ, यही बात है ना, इलाज चाह रहे हैं। मतलब कि आप उन्हें तो ये एक किस्म की एपिलेप्सी होती है जिसमें पीसीओडी होता है, यानी सिस्टिक ओवरीज होते हैं। वो सिस्टिक ओवरीज जब होते हैं तो उसमें फिर जो है कंसीव नहीं कर पाते हैं। एक किस्म की एपिलेप्सी में होते हैं ये, और ये काफी ज्यादा है, लड़कियों में, लेडीज में होता है। इसको जो है इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास बता के ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जी नहीं, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि उन्हें बार बार आ रही है और शादी हो गई है, तो अब वो छोड़ने का इरादा करें, तो क्या इलाज मुमकिन है? ऐसे ना करें, बिल्कुल मुमकिन है, इलाज बिल्कुल मुमकिन है। आप मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह करने वाला अल्लाह है। आप लाइए और देखें कि कैसा निकम होते हैं इंशाल्लाह। जी, तो उम्मीद करते हैं आपको सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं। तो आप देर मत करिए, अपनी सेहत के ताल्लुक से हमसे सवाल कर सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, इसी वजह से हमसे जुड़िए और अपनी एक नौयत का एपिलेप्सी मिर्गी एक टॉपिक आज है, और माहिर डॉक्टर भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनको शामिल कर लेते हैं अपने कॉलर्स को। हेलो हेलो, कौन साहब? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब, कहाँ से? मैं महाराष्ट्र भुसावल से बोल रही हूँ, रेहाना बेगम। उर्दू चैनल पे ETV न्यूज 18 पे प्रोग्राम शुरू है, वो वहाँ कॉल लगाना चाहती थी। जी जी, न्यूज 18 से ही आपकी बात हो रही है, और जिस प्रोग्राम में आप बात करना चाहती हैं हम उसी प्रोग्राम से बोल रहे हैं। जी, आप सवाल कर सकती हैं। अच्छा जी। मेरे बच्चे के बारे में जो भी बता रही हूँ, बेहोश होकर गिर गया था बच्चा भी मेरा 12 सप्ताह स्कूल बकरीद पे। जी। हर से रोज बेहोश होकर गिर गया था। तो अभी डॉक्टर को बताई है, तो डॉक्टर ने सिर्फ 1 गोली दिया हुआ है इसको। जी। 2 महीने बाद बुलाया था, फिर अभी 4 महीने बाद, और लगातार बोले 2 साल तक की गोली खाना है।
جی تو ڈاکٹر نے بتایا ہے کیا کہ فٹس ہیں, انہیں مرگی کا دورہ پڑا تھا؟ ہاں وہ نہیں ڈاکٹر, ہاں یہ ان کو سنا سردی ہوئی تھی. ڈاکٹر نے بتایا ہے کیا کہ فٹس. ٹھیک ہے, ان کا جواب آپ سے لوں گی. اس وقت قطر دوحہ سے ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں, انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. ہلو, کون صاحب؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب, آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. جی مجھے یہ پرابلم ہے 9 سال سے, جو 9 سال ناک سے پانی گرتا ہے. آنکھ سے پانی گرتا ہے؟ ٹیبلٹ ہے ناک سے پانی. ناک سے. اوکے جی, وہ ایک ٹیبلٹ کھاتے ہیں تو 2 دن کنٹرول رہتا ہے, پھر تیسرا دن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. کیا جی ہے جی, کیا فٹ بھی آتے ہیں آپ کو؟ نہیں, ٹھیک آتا ہے. ٹھیک آتے ہیں مطلب ہاتھ پیر اکڑ جاتے ہیں, ایسا کچھ نہیں نہیں فٹس آتے ہیں کیا؟ دورے ٹائپ کے کچھ نہیں, کچھ نہیں ایسا, کچھ نہیں, بس صرف وہ ٹھیک آتے ہیں اور پانی گرتا ہے. جی, تو یہ کامن چیز ہے. آپ یہ کسی اور ڈاکٹر سے کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی الرجی ہے, اور آج کا ہمارا ٹاپک فٹ ہے. اس تعلق سے آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. پہلا سوال لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بچے کو ہے, انہوں نے دکھایا بھی, جو کچھ دیر پہلے بھی نہیں اس سے پہلے جو کال آئی تھی. جی 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 جی, یہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی 2 سال جو ہے دوا لے لیں, اس کے بعد دوا بند کر دیں, ایسا کچھ. ہاں ڈاکٹر نے کہا ہے. ہاں وہ تو میں نہیں سمجھتا, یہ بات ایک صحیح میڈیسن انہیں دی ہے ان کے بچے کے لیے. ایک تو چیز یہ ہے کہ ان کے وہ دوا سے فٹس ان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں یا نہیں, سوال میں جاننا چاہوں گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ بخار میں تھے یا نہیں. 2 سال کا تو کوئی ایسا کورس ہوتا نہیں ہے. اگر بخار میں آئے ہیں اور بچے کی عمر 3 سال ہے اور پھر 2 سال تک لیں تو بات ٹھیک ہے, ورنہ اگر 2 سال کا کوئی کورس ہوتا نہیں ہے, اس کو جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ٹائپ کی ایپیلیپسی ہے, کون سی ہے, تو اس کے حساب سے پھر کتنے سال کورس ہوئے یا پھر ہمیشہ لینا پڑے گا, یہ بتا سکتے ہیں. اور پھر کون سے قسم کی ایپیلیپسی ہے وہ بھی جاننا ہے. ان کو بچے کو جو ہے دوا سے ریلیف ہوا یا نہیں وہ بھی نہیں بتائیں یہ. جی, تو انہوں نے وضاحت نہیں کی. نہیں کی ہے وضاحت. تو پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, اور جن ناظرین کو ویورز کو کال کرنا ہے, مرگی کے حوالے سے سوال کرنا ہے, ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں, آپ کال کر سکتے ہیں. ٹی وی اسکرین پر لگاتار نمبر بھی فلیش ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ ایپیلیپسی جو پیشنٹ ہے اس کو کیا کچھ پریکاشنز لینے چاہیے خود کے لیے؟ جی, اپنے لیے تو ایک تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کی لائف اسٹائل سے اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے. اس کو بالکل اچھی نیند ہونی چاہیے, 8 گھنٹے کی کم سے کم, اور ٹینشن فری ہونا چاہیے, دوا ٹائم پہ لینا چاہیے, اور جو ہے اس کو رات نہیں جاگنی ہے. اکثر لوگ راتوں جاگتے ہیں اور اس سے پھر اٹیک ہو جاتا ہے, ٹریگر ہو جاتا ہے. کھانے پینے میں تو کوئی یہ نہیں ہے, لائف اسٹائل کو اپنی مولڈ کرنا پڑتا ہے. ٹینشن فری ہونے چاہیے, نیند اچھی ہونا ہے, اور دوا کو کمپلائنس ہونا چاہیے, دوا کا ٹائم پہ لینا ہے دوا, اپنے ہاتھ سے دوا کو کم نہیں کرنا, روک نہیں دینا. ٹھیک ہے, اس بیچ کالر بھی جڑ چکے ہیں, انہیں شامل کر لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے, کیا سوال ہے؟ ہم کلگام کشمیر سے بول رہے ہیں. ہمارا سوال ہے کہ جو مرگی ہے نا سر, اس کی وجوہات کیا ہے اور اس سے مطلب ہم کیسے بچ سکتے ہیں سر اسے؟ ٹھیک ہے, کہہ رہے وجوہات کیا ہے اور کیسے بچا جا سکتا ہے؟ وجوہات تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, پھر بھی میں آپ کو تیزی سے بتا دیتا ہوں. بچوں میں وجوہات یہ ہے کہ اگر برین صحیح نہیں بنا ہے, مال فارمیشن ہے, ڈیفیکٹ ہے, تو آ جاتے ہیں. پھر ڈیلیوری کے ٹائم اگر برین کو آکسیجن نہ ملا ہو تو آ جاتے ہیں. بخار میں فٹس آ سکتے ہیں, دماغی بخار سے آ سکتے ہیں, میننجائٹس, انکفلائٹس, جینیٹک آ سکتے ہیں. جس کی وجہ سے آ سکتے ہیں, تمام وجوہات ہیں. امید کرتے ہیں کہ تمام کالرز کو یہ تمام جوابات مل گئے ہوں گے ان کے سوال کے. اور آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے, ہمارا شو اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ نے ہمیں کال کیا اور ساتھ ہی ساتھ جوابات ڈاکٹر صاحب سے سنے, اور ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آپ کے مفید مشورے سے ہم امید کرتے ہیں کہ عوام کو, ویورز کو فائدہ ہوا ہوگا. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آداب. شادی کا خیال آئے تو شاید.com نہیں شادی.com پر آئیے. یہاں لاکھوں لوگوں کو ملا اپنا پرفیکٹ لائف پارٹنر. مسلم شادی, آج ہی رجسٹر کریں. سب سے درست, سب سے تیز, مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے پل پل کی ہر خبروں کا اپڈیٹ,
देखिए खास